वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी से आप लोग सेशन में जुड़ जाइए। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने सिलेक्शन बैच का पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो 45 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको ये वीडियो कैसे लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में ... कच्छ होते हैं, अर्थात मछलियों के हृदय में कुल कितने कच्छ होते हैं। तो मछलियों की बात करते हैं तो टोटल 2 कच्छ होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं मानव व्हेल, कंगारू, चमगादड़ और पक्षी तथा मगरमच्छ की, तो इनके हृदय में कितने कच्छ होते हैं? टोटल 4 कच्छ होते हैं। जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी में कितने होते हैं? 4 कच्छ होते हैं। लेकिन मगरमच्छ क्या है? अपवाद है। ये किस में आता है? सरीसृप में आता है। तो मगरमच्छ में भी 4 कच्छ होते हैं। अगर सांप, मेढक, घड़ियाल और छिपकली की बात करते हैं तो इनके कितने कच्छ होते हैं? हृदय में 3 कच्छ होते हैं। अगर मछली शार्क की बात करते हैं तो 2 कच्छ होते हैं। मधुमक्खी की बात करते हैं तो मधुमक्खियों के कितने कच्छ होते हैं? 5 कच्छ होते हैं। अगर काकरोच की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा काकरोच में 13 कच्छ होते हैं, यानी इनके हृदय में 13 कच्छ होते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान दे दीजिएगा। यही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मानव, व्हेल, कंगारू, चमगादड़, पक्षी और मगरमच्छ में कितने हृदय कच्छ होते हैं? 4। सांप, मेढक, घड़ियाल और छिपकली में 3, मछली और शार्क में 2 होते हैं, मधुमक्खियों में 5 होते हैं और काकरोच में सबसे अधिक 13 कच्छ होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के गृह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार पथ है और यहाँ पे बीच में पृथ्वी है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट इसका चक्कर लगा रहा है। जब ये चक्कर लगाएगा तो ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी गति ऐसे होगी। मान लीजिए इसका जो ये फोर्स लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल और ये आपका विस्थापन होगा, और जब विस्थापन होगा तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर क्या बनेगा? 90 डिग्री। जब भी थीटा बराबर 90 डिग्री कोण बनता है तो आप जानते हैं कि W बराबर किया गया कार्य क्या होता है? FS इंटू कास थीटा होता है। कास 90 का मान 0 होता है, तो हमारा जो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 0 ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है और इसमें बीच में पृथ्वी है और यहाँ से कोई सैटेलाइट उपग्रह जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा यहाँ पे पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच जो फोर्स लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होगा, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। जब दोनों के बीच 90 डिग्री बनेगा तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है F इंटू एस कास थीटा। कास 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। जब कास 90 का मान 0 होगा तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है वो उसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये टाटा समूह कर रही है। अगर नए संसद भवन की बात करते हैं तो टोटल इस पर 861.9 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका निर्माण टाटा समूह कंपनी कर रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। कह रहा है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय बल कहलाता है। जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है वो नाभिकीय बल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, घासों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है?
तो जो घासों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। जो घासों का अध्ययन किया जाता है वो एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। अगर फूलों की बात करते हैं तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगर पक्षियों की बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगर फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी कहलाता है। तो ये घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो रोजर फेडरर आपके किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि एक वस्तु पर 3 न्यूटन का बल कार्यरत है, वस्तु का द्रव्यमान 50 किग्रा है, तो 4 सेकंड के बाद वस्तु का वेग कितना होगा? तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो यहाँ पे F का मान दिया गया है और m का मान दिया गया है, तो आप यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। a बराबर आप लिखेंगे F बटा m। F आपका कितना है? 3 न्यूटन और m कितना दिया गया है? 50। तो आपका जो त्वरण आ जाएगा 3/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? वेग पूछा है। तो वेग आप न्यूटन के गति के पहले समीकरण से निकालेंगे। v बराबर क्या होता है? u प्लस at। तो u का मान अब प्रारंभिक वेग 0 होगा। a का मान 3/50 दिया है और t का मान कितना दिया है? 4 सेकंड दिया है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.24 मीटर पर सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है भारत के पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित हैं? तो कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है और ये आपका ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो ये कांदला आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है यहाँ पे। तो गुजरात आपका पश्चिमी हो गया। हल्दिया आपका यानी हल्दिया आपका कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो ये तो होगा नहीं। हल्दिया कोचीन, तो हल्दिया आपका कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन कोचीन कहाँ पे आपका? केरला में पड़ता है। यहाँ पे केरला में पड़ेगा। पारादीप आपका उड़ीसा में पड़ता है और कांदला आपका पड़ता है गुजरात में। तो ये भी होगा नहीं। देखिए पारादीप कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में और हल्दिया कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अर्थात दोनों कहाँ पे पड़ेंगे? पूर्वी तट पर पड़ेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप और हल्दिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पंगुनी उथिरम एक हिंदू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो देखिए पंगुनी उथिरम जो हिंदू त्यौहार है वो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो जो वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वो 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 1989 द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? W/T। W जहाँ पे आपका कार्य है, T आपका समय है। तो कार्य कितना किया जा रहा है? 1000 जूल। 1000 जूल को समय कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 500 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? जो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल क्या था? सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए
कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। रक्तचाप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं ईसीजी मस्तिष्क की जांच, और एनीमोमीटर वायु की गति, अगर स्टेथोस्कोप ये धड़कनों को मापने के लिए किया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान अज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा कि कितना विस्थापन होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड है, कितने सेकंड तक कार्य कर रहा है? 2 सेकंड। तो टोटल विस्थापन यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है। 4 मीटर चलने के बाद अब यहाँ से आपको त्वरण निकालना पड़ेगा। त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बराबर हो गया F/m। तो F आपका कितना दिया गया है? 1.5 न्यूटन, और m कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। 1 से डिवाइड करेंगे 1.5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से अब विस्थापन आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि S बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, AT स्क्वायर होता है। अब हाफ AT स्क्वायर, तो u आपका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो 1/2 a का मान कितना आ गया है? 1.5, और t का मान कितना आपका दिया गया है? 2 सेकेंड। तो 2 का वर्ग 4 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1.5 गुणे 2 होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? विस्थापन कितना आ जाएगा? 3 मीटर। यानी टोटल दूरी पहले ये 4 थी, विस्थापन कितना हुआ? 3 मीटर। तो हमसे पूरा यानी टोटल पूछा गया कि कितना वास्तविक विस्थापन होगा। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका क्या, ये कण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कण का वर्ग। तो आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5 मीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर। आप आसानी से न्यूमेरिकल साइंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको फार्मूले थोड़े याद रहने चाहिए, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रिटिश शासन का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोत में से एक था? देखिए अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश अधिनियम से भारतीय संविधान में जो मुख्य स्रोत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। यानी लगभग 50% से अधिक हम कह सकते हैं जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा इसमें लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम की स्थापना करे? जो हमारा अनुच्छेद 40 है, जो नीति निदेशक तत्व है, वो अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? तो जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में हुई थी वो केशव चंद्र सेन ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और अधिक से अधिक लोग जुड़कर इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो हमारा जो 18वां समूह है जिसे आप नोबेल गैस कहते हैं उसमें कितने हैं टोटल बात करते हैं? कितनी गैसें अक्रिय गैसें हैं? तो हीलियम है, नियान है, नियान के बाद आपका आता है आर्गन है, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन आता है, जेनान के बाद आपका रेडान आता है। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। 18वें समूह में कुल कितने तत्व हैं? 6 हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान।
ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? 1913 ईस्वी में मोसले ने दी थी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद हैं? अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो टोटल 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में से जिसमें से 93 क्या है? धातु हैं, प्लस 7 क्या है? उप धातु हैं, और प्लस 18 की बात करते हैं तो अधातु हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिसमें 93 धातु, 7 उप धातु और 18 अधातु हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, किस देश ने यूएसए को स्वतंत्रता की प्रतिमा भेंट की थी? यानी जो स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको किसने भेंट की थी? तो फ्रांस ने भेंट की थी। अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये सबसे ऊंची प्रतिमा थी, लेकिन अब भारत की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सबसे ऊंची हो गई है। तो इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 151 फीट की थी, लेकिन जो भारत की अब बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी वो 182, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता की भेंट किसने की थी? यूएसए को फ्रांस ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT होता है, यानी विद्युत धारा गुणे समय। I का मान कितना दिया गया है? 0.6 एम्पियर, और समय कितना दिया गया है? 6 मिनट। 6 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 6 का गुणा 60 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 360। 360 सेकंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 216 कूलाम हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है? जो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपका सेरिब्रम जो होता है, जिसे आप अग्र मस्तिष्क कहते हैं, वही आपके चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो जो 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले को दिया गया है, ठीक है। अगर व्यास सम्मान की बात करते हैं 2020 में 30वां जो दिया गया था वो शरद पगारे को दिया गया था, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोले। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। तो देखिए, प्रतिरोधकता जो होती है चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर इसमें पूछा धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा किसकी प्रतिरोधकता, जिसकी चालकता सबसे अधिक होगी उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है तो इसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। पारे की प्रतिरोधकता क्या होगी? अधिक होगी, क्योंकि इसकी चालकता कम होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, राजरानी संगीत समारोह किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजरानी संगीत समारोह है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भी यहीं पे बन रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, उड़ीसा में ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो कौन सी पुस्तक कह रहा है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो आपकी आनंद मठ जो है बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है। ये किसके द्वारा, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। अगर संसद की बात करते हैं तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। अब इससे अधिक नहीं हो सकता। अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह तक ही हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, देखिए कह रहा है ध्वनि का वेग होता है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। जो ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में क्या होता है? गर्मियों में अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु का द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो आपसे पूछा क्या? द्रव्यमान पूछा है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। m बराबर आपका क्या हो जाएगा? F यानी बल बटा में त्वरण हो जाएगा। तो बल आपका कितना दिया गया है? 20 न्यूटन दिया गया है और त्वरण आपका कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका द्रव्यमान कितना आएगा? 10 किलोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है। तो सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग 30 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 36 न्यूटन का कोई बल एक वस्तु में 18 मीटर पर सेकेंड तथा दूसरी वस्तु में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तु में एक साथ बांध दी जाए तो बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पे पहला m1 द्रव्यमान निकाल लीजिए। m1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 निकालेंगे तो F बटा में E होता है। तो F आपका कितना दिया गया है? 36 यानी 36 बटा। अब पहला आपका त्वरण कितना दिया गया? 18। तो 18 से डिवाइड करेंगे इसको तो 18 दूना 36। पहला द्रव्यमान कितना आ गया? 2 kg आ गया, 2 kg। अब दूसरा m2 निकाल लीजिए, दूसरा द्रव्यमान। तो आपका बल दिया गया 36 और त्वरण आपका कितना दिया गया? 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36। दूसरा द्रव्यमान कितना आ गया? 4 kg। अब कह रहा है दोनों को बांध कर यानी दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6। टोटल कितना हो गया द्रव्यमान? 6 किग्रा हो गया। और टोटल बल कितना है? 36 है। तो त्वरण पूछा है तो आप 36 से 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 के 36 यानी कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको एक और प्रकार से कर सकते हैं, A1 इंटू A2 अपान A1 प्लस A2 यानी पहला त्वरण कितना है? 18 है। दूसरा त्वरण आपका कितना है? 9 है। और दोनों का योगफल 18 9 कितना आ जाएगा? 27। 9 3 27, 3 6 18। दूसरा यानी तब भी आपका कितना आ जाएगा? त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई भी तरीका आप अपना लगा सकते हैं, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। जो रिहंद बांध परियोजना है उससे किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो आपका यूपी और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर बिहार की बात करते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल की बात करते हैं तो फागू चौहान है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बैंक द्वारा शुरुआत नए 10 रुपये नोट पर किसके स्मारक की तस्वीर होती है। तो सबसे पहले आप नोटों से संबंधित बहुत डाउट आपसे रहते हैं कि 2000 के नोट पर कौन सा क्या रहता है,
500 के नोट पर क्या रहता है, 100 रुपये के नोट पर क्या रहता है, 50 रुपये। इनको सब लोग आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए 2000 की बात करते हैं, 2000 पे आपका रहता है मंगलयान, मंगलयान रहता है। अगर 500 की बात करते हैं तो 500 पे आपका लाल किला रहता है। अगर 200 की बात कर लेते हैं तो 200 पर सांची स्तूप रहता है। और 100 की बात करते हैं तो रानी की वाव रहती है। 100 के नोट पर क्या रहती है, रानी की वाव रहती है। अगर 50 की बात करते हैं, 50 रुपये के नोट पर हम्पी रहता है। और 10 रुपये का हमसे पूछा क्वेश्चन में, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर रहता है। यानी 10 रुपये के नोट पर क्या रहता है, सूर्य मंदिर रहता है। तो एक बार फिर पुनः देख लीजिए, 2000 के नोटों पर मंगलयान रहता है, 500 के नोटों पर लाल किला, 200 के नोटों पर सांची स्तूप, 100 रुपये के नोटों पर रानी की वाव, 50 रुपये के नोट पर हम्पी रहता है, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर। तो हमसे 10 रुपये के नोट पर पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है, तो केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। लेकिन ऊँट और लामा के केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिका, जिसे आप आरबीसी कहते हैं। लेकिन अपवाद के स्वरूप ऊँट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ चुके हैं, तो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है, किसी तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इनके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इनका परमाणु संख्या कितनी होगी। देखिए परमाणु संख्या हमसे पूछा है, तो परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो वहाँ पे हम परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। प्रोटॉनों की संख्या क्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या हमारा कितना है, 298 है। तो द्रव्यमान संख्या 298 माइनस करेंगे नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर माइनस कर देते हैं 100, यानी कितना हमें माइनस करना है, 189। जब इसको माइनस करेंगे तो आज कहा जाएगा प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 109 आ जाएगी। जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही परमाणु संख्या होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 109। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, थोरियम परमाणु संख्या होता है। देखिए थोरियम परमाणु संख्या, सबसे पहले 90 की बात करते हैं। 90 आपका कितना है, इसे क्या कहेंगे, थोरियम कहेंगे। जो 90 परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या है उसे थोरियम कहते हैं। 92 को क्या कहते हैं, यूरेनियम कहते हैं, यूरेनियम। अगर आप 94 की बात करते हैं, 94 आपका प्लूटोनियम है। और 96 की बात करते हैं तो क्यूरियम है। ये 96 वाला क्या है, क्यूरियम है। तो आपसे पूछा क्या है, थोरियम परमाणु संख्या। तो थोरियम परमाणु संख्या कितनी होगी, 90 होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 को क्या कहते हैं, यूरेनियम कहते हैं। 94 को प्लूटोनियम कहते हैं। और 96 परमाणु संख्या को क्यूरियम कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर अर्थात फाइल बनाने में आसानी होती है। यानी किस गुण के कारण, तो जो धातुओं की अघातवर्धनीयता होती है, इससे क्या कहते हैं, पत्थर, यानी इसके पत्थर यानी पतली चादर बनाते हैं। अगर तन्यता की बात करते हैं तो इससे पतले पतले तार। हमसे क्या पूछा है, पत्थर पूछा है, अर्थात फाइल किससे बनाया जाता है, तो अघातवर्धनीयता के कारण बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर वही तार बनाने की, सबसे लंबा तार पतला खींचकर बनाने की बात करता तो वह तन्यता, डक्टिलिटी आपकी हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। जो एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान में किसमें द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका ब्रोमीन है। अगर मरकरी की बात करते हैं, जिसे पारा कहते हैं, ये एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु की बात करेगा तो ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता कौन है? तो जो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 के विजेता हैं वो नीतीश राकेश और जेरी बिंड हैं, यानी अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों। नीतीश राकेश और जेरी बिंड इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो को तोते ए हिंद कहा जाता है, अर्थात भारत का तोता इसे कहा जाता है। इब्न बतूता की बात करते हैं, इब्न बतूता की पुस्तक कौन है? रिहला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, 7 मार्च 2021 को चिमांचेरी कुन्नी रमन नायर का निधन हो गया, वे कौन थे? यानी जो 7 मार्च 2021 को चिमांचेरी कुन्नी रमन नायर का निधन हुआ, वे क्या थे? तो वे एक प्रसिद्ध कथकली नर्तक गुरु थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, एक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो एक बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन की गलनांक की बात करते हैं तो लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर वर्तमान अध्यक्ष की इसरो की बात करते हैं तो के सिवान इस समय इसरो के पहले इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन? के सिवान। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 2021 में विश्व का सबसे बड़ा दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। इससे पहले कौन था? अमेरिका था, लेकिन 2021 के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। भारत ने 2021 में कितना दूध का उत्पादन किया है? 208 मिलियन टन टोटल दूध का उत्पादन किया गया है 2021 में। तो ये रहे आज के हमारे 45 महत्वपूर्ण जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर्स के मिश्रित प्रश्न। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें जो भी गलतियां हुई हों या थोड़ी कमियां रह गई हों वो हमें सुझाव भी दीजिएगा कि और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।